तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल रहेगा असम से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे आपने एक ट्राइब के बारे में सुना होगा, राजगोवंशी। सुन रखा है? कभी सुना है ये नाम? चलो कोई बात नहीं, आज सुन लेना। तो ये एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। तो बाकी जो असम के एसटी स्टेटस वाले लोग हैं उनका क्या कहना है, क्यों वो ओपोज कर रहे हैं उस चीज को, तो उसके रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल रहेगा। सेकेंड आर्टिकल है माधव नेशनल पार्क का, विच इज लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। तो ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो कैसे टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करा जाता है कि कोई भी नेशनल पार्क इस कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा, उसका हम यहाँ पे मेथोडोलॉजी देखेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और नाम है खंजर। खंजर जो है इसका 12th एडिशन अभी चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन थोड़ी सी याद रखनी है कि इस साल का कहाँ पे हुआ है। तो इस साल का किर्गिस्तान में है, बाकी ऑल्टरनेटिवली चलते हैं, एक साल इंडिया और एक साल किर्गिस्तान में रहता है। तो 12th एडिशन किर्गिस्तान में हुआ है, ठीक है। और ये जो साइड में आपको एक बिटल दिख रहा है, ये वेस्टर्न जो पार्ट है अफ्रीकन यूनियन का, वहां के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज थी। ये बीटल ही गायब हो गया है। आपने सुना होगा इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, तो इंटरनेशनली ट्रेड भी करा जाता है उनका। तो ये ट्रेड करते करते ये जो गोलियत वाली स्पीशी है ये गायब भी हो चुकी है, तो ये खत्म हो चुकी है अब। इसके अलावा कौन है ये? ललित मोदी। तो इन्होंने अप्लाई करा था सिटीजनशिप ऑफ, हाँ, आइलैंड है कौन सा, वनुअटू। तो उन्होंने कैंसिल कर दी है फॉर नाउ। तो हम वनुअटू आइलैंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और उनका एक गोल्डन वीजा होता है जिसमें अगर कोई उनको पैसा देते हैं तो इन रिटर्न सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके साथ अगर किसी के पास वनुअटू आइलैंड का पासपोर्ट होता है तो वो 56 कंट्रीज में बिना वीजा के घूम सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसको हम देखेंगे, साउथ पैसिफिक एरिया में मिलते हैं। उसके अलावा चिकन पॉक्स किस किस को हुए हैं? सबको नहीं होंगे, देखो कम ही है, ठीक है। प्रशांत को हुए हैं? तो ऐसे करना है, सबको बोल के खुद का हाथ नीचे है। तो 2 बार भी होते हैं कई बार चिकन पॉक्स। ये हमने हरियाणा वाले बैचेस में पढ़ लिया हुआ है, आपको पढ़ा देंगे जब साइंस शुरू होगी। तो उसको कहते हैं शिंगल्स। तो एक सर्वे हुआ ग्लोबल लेवल पे जिसमें इंडियन जो पॉपुलेशन थी अराउंड 56.6% थी। उनसे पूछा गया कि क्या आपको पता है चिकन पॉक्स दूसरी बार भी हो सकते हैं? तो मेजोरिटी ने बोला हमें नहीं पता, ठीक है। उनको आइडिया ही नहीं है कि ऐसी शिंगल नाम की बीमारी भी एग्जिस्ट करती है, हर्पीज जोस्टर भी इसको कहते हैं। ये स्टेट एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है कि कौन से वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है, तो ये ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा तेजस LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1। तो इसका जो फ्यूसलेज वाला मटेरियल है वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया था। फ्यूसलेज होता है जहां पे ये सारा कैरियज वाला पार्ट रहता है आपका। अगर कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो पैसेंजर यहाँ पे बैठते हैं, और अगर आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे एम्यूनिशन आ जाता है। बाकी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, यहाँ पे पैसेंजर सीट्स नहीं होती, खड़े होके जाना पड़ता है जब वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनती है। जनरली हैपन ड्यूरिंग 1971 जब बांग्लादेश लिबरेट करा था, तो उस टाइम पे हुआ था ये। तो ये अभी फिलहाल HAL को सौंप दिया गया है कि जो भी आपको अपग्रेडेशन करने हैं तेजस के अंदर वो करिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एरो इंडिया शो हुआ था बेंगलुरु के अंदर, तो एयर चीफ मार्शल ने सीधा ही बोल दिया था कि हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, जो भी हम आत्मनिर्भरता निर्भरता की तरफ जा रहे हैं और हमारे जो इंडिजिनाइजेशन वाले वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो उतने सफिशिएंट नहीं है कि ग्लोबली हम लीडरशिप की तरह अपने आप को दिखा सके। तो इसी वजह से एक्सपेडाइट करने के लिए बोला है कि जो प्रोसेसेस चल रही है उनको क्विकली करो। एक्सपेडाइट मतलब क्विक। तो ये सारे आर्टिकल्स आज के रहेंगे, वन बाय वन देखते हैं। इसके साथ फर्स्ट आर्टिकल, कोच राजगोवंशी भी हैं, राजवंशी भी हैं, राजबोगंशीज भी हैं। तो ये सारे नाम इन्हीं के ही हैं। कोच राजवंशी बोलूंगी मैं, थोड़ा बोलने के लिए इजी रहेगा, तो राजवंशीज। आपके GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो अभी आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है? अमित शाह। तो उनका विजिट है असम वाले एरिया में मार्च 14 को। तो ये पहले ही लोग एकमुलेट हो चुके हैं जो स्टूडेंट यूनियंस हैं इन पर्टिकुलर ट्राइब्स की, कि हमें ST स्टेटस चाहिए। और ये याद करवा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपने अपने एग्जाम में कभी नहीं लिखनी ना, तो आपसे कोई पूछेगा, पर जनता पार्टी के ऊपर क्लेम करा है कि जब 2014 में इलेक्शंस थे तो आपने प्रॉमिस करा था कि आप हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दोगे। और अब हो चुका है 2025, इसी वजह से ये भी सड़कों पे आ चुके हैं कि हमें अब ST स्टेटस दो। क्यों कोई भी ट्राइब या कोई भी कम्युनिटी ST स्टेटस का डिमांड करती है? क्या रीजंस होते हैं? हम्म
बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स मिल रखे होते हैं एसटी स्टेटस को, जहां पे आपको जनरल कैटेगरी में compete करना पड़ेगा, इनको ज्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं। रीजन कैसा होता है, तो हिली रीजन रहता है, तो वहां पे भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो जिनको एसटी स्टेटस मिल रखा होगा उनके लिए बेनिफिट ही है। तो इसी वजह से ये जो राजवंशी नाम के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये भी चाहते हैं कि हमें भी एसटी स्टेटस की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाए। पर जब बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, यहाँ पे इस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते आए हुए हैं। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल आपको पता है, मणिपुर क्राइसिस आपने पढ़ा था, और मणिपुर में भी तो वही है ना कि एसटी स्टेटस मांगा कौन सी ट्राइब ने, मिती वर्सेस कुकीज है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे भी एसटी स्टेटस को लेके इतने बड़े क्राइसिस हो गए। सेम असम के अंदर आओगे तो यहाँ पे ओबीसीज भी मिलेंगे, एससीज भी मिलेंगे, एसटीज भी मिलेंगे। अभी एक और नई डिमांड है कि हमें भी एसटी स्टेटस चाहिए। तो जब बहुत सारे लोगों को सेम टाइप का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे उनमें भी कॉम्पिटिशन आ जाता है। तो जिनको मिल रखा है ऑलरेडी, जो बाकी की एसटी ट्राइब्स हैं यहाँ पे, वो इस चीज को डिनाई कर रही हैं कि नहीं देना है इनको एसटी स्टेटस। ऑब्वियस ही बात है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। वो आप सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट, जिस मर्जी लेवल से देख लो, कंपटीशन रेज करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको कंसर्न से बता दिए। बाकी और भी इनके साथ 5 कम्युनिटीज जुड़ रखी हैं, उनके आप नाम ध्यान रखोगे। आदिवासीज हैं, अहोम्स हैं, अहोम वही हैं जो किंगडम आप पढ़ते आए हो, अहोम किंगडम। इसके अलावा चुटियाज हैं, मटक्स हैं और मुरान्स हैं, और इन्हीं के साथ जो राजवंशीज हैं वो भी आ जाएंगे। तो 6 ये एथनिक कम्युनिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। और डिमांड किस चीज की है, तो एसटी स्टेटस। अब ये एसटी स्टेटस की डिमांड रख रहे हैं पहले तो, और दूसरे पे ये बोलते हैं कि हमें दोबारा से अपना कामतपुर स्टेट भी बनाना है। कामतपुर किंगडम हुआ करता था इस रीजन में, जो फैला था आज के, अगर रीजन्स की देखें बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश वाला एरिया आ जाएगा, वेस्ट बंगाल और असम वाला पार्ट, और ऊपर यहाँ पे बिहार का कुछ पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कामतपुर स्टेट जो थी वो हुआ करती थी, किंगडम हुआ करता था। तो ये जो राजवंशी है दोबारा से बोल रहे हैं हमें अपनी कामतपुर स्टेट जो है एस्टेब्लिश करनी है। और साथ में इन्होंने बोला है कि हमें अपनी चिलराई रेजिमेंट भी डेवलप करनी है, जो आर्म फोर्सेस में कंट्रीब्यूशन कर सके। तो पहली डिमांड तो एसटी स्टेटस, दूसरी डिमांड कामतपुर का जो स्टेट है वो डेवलप करना है। अब स्टेट की बात आ गई, मतलब ये डिमांड कर रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत हमें सेपरेट कर दिया जाए फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। और जो तीसरी डिमांड है, जब स्टेट बन जाएगी तो अपनी आर्म फोर्सेस भी बनाएंगे, और आर्म फोर्सेस का नाम है चिलारई। पुरानी हुआ करती थी तो उसी को दोबारा से एक तरह से बोला है रिवाइव करना है। इसके अलावा एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है मंचा। अब ये भी पुराना है, कामतपुर जब एग्जिस्ट किया करता था उसी टाइम से है। मंचा मंचा एक अम्ब्रेला बॉडी है, और इसके अंदर लगभग 12 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कोच राजवंशीज या फिर राजवंशी कम्युनिटीज की। और एक टाइम पे इस एरिया के ऊपर इन्होंने रूल करा है। मैंने बता दिया आपको, असम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सारे एरियाज को टच करता था ये। और इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस का अगर स्टेटस देखें तो इनको मिल रखा है, ओबीसी की कैटेगरी में ऑलरेडी आते हैं। इनकी जो डिमांड है अब एसटी स्टेटस को लेके, तो ओबीसी में ऑलरेडी है ये। और अगर असम की टोटल कोटा पाई को देखें, मतलब एक पाई चार्ट अगर बना के देखोगे आप, तो उसमें जो ओबीसीज हैं वो लगभग 27% है। एसटीज देखोगे, अगर प्लेन एरियाज की बात करी हुई है यहाँ पे, प्लेन एरियाज में आपको 10% मिलेंगे, हिली एरियाज के एसटीज आपको 5% मिल जाएंगे, और जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 7% के आसपास मिल जाएंगी। तो अब ये जो हिली रीजन और प्लेन एरियाज वाले हैं, इन्होंने ही डिनाई करा है कि नहीं मिलनी चाहिए इनको एसटी स्टेटस, जो बाकी ओबीसी की कैटेगरी में है। अब वहां पे नंबर ज्यादा है, 27% है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो ये चाहते हैं कि हमें भी इधर कोई शिफ्ट कर देते। तो अगेन दिस इज द रीजन बिहाइंड, जो बाकी हैं वो अपोज कर रहे हैं। और ये प्रॉमिस के बारे में बताया हुआ है जो 2014 में पार्टी ने कर रखा था। तो इसी वजह से ये बोल रहे हैं आप आओ यहाँ पे, हमें फिर एसटी स्टेटस दो। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। इसके अलावा अब यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और एक कमेटी जो थी वो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका नाम है सिंगला कमेटी। अब सुनना इसको ध्यान से, सिंगला कमेटी किस स्टेट से रिलेटेड इशू को लेके था, तो असम। ट्राइब आ जाएगी राजभोग, गवंशी या फिर राजवंशी, सारे ही इन्हीं के नाम हैं। और यहाँ पे 10 ट्राइब्स आगे आई थी, उन्होंने एक पर्चा बनाया और पर्चे के ऊपर लिखा कि ये जो राजवंशी ट्राइब्स अलॉन्ग विद जो 5 कम्युनिटीज हैं, इनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। तो ये था सिंगला कमेटी का यहाँ पे पूरा का पूरा मकसद। तो बोडो, राबा, तीवा, कार्बी, दिमासा, मिशिंग कहाँ पे पढ़ी थी आपने? मिशिंग ट्राइब कहाँ पे पड़ी थी? जल्दी जल्दी। नो, तमिल कहां से आ गया? मिशिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली,
तो वहीं पे तो था, असम के अंदर माजुली आइलैंड, उसी पे असम ही रहेगा स्टेट, तो असम ही है ना, मिशिंग ट्राइब। तमिलनाडु तो बिल्कुल साउथ में चला गया ना, ये ट्राइब आपके नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, सोनोवाल कहाँ पे पड़ी थी? ये भी वहीं पे पड़ी थी, इसी के नाम पे एक पैडी की वैरायटी भी थी वहां पे, धान की वैरायटी भी थी। चलो, तो हाजोंग, गारो एंड द्यूरी, ये गारो वाली जो है आपको मेघालय के एरियाज में भी मिल जाती है और असम में भी। गारो खासी जयंती आप सुनते हो मेघालय के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन 10 की 10 ट्राइब्स ने एक पर्चे पे लिखा था और सिंगला कमेटी को सबमिट किया था कि एसटी स्टेटस नहीं देना है। तो याद रखना ये सिंगला कमेटी का क्या पर्पस था। और इन्होंने साथ में बोला कि जो ओबीसी कम्युनिटी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलस है, देख लिया हमने 27% कोटा जो है वो ओबीसी के ही अंडर है। और ये क्या करेंगे, जो एसटी स्टेटस है असम के अंदर, उन राइट्स के ऊपर एक कंपटीशन रेस कर देंगे, चाहे वो कौन सा भी लेवल हो, जॉब्स का हो या फिर एजुकेशन रिलेटेड हो। अब देख लो इन कोच राजबोंगशीज के बारे में, तो एंशियंट ट्राइब है और एंशियंट कोच किंगडम एक एग्जिस्ट किया करता था, तब से ही ये डेवलप हुई हैं। इन्हीं को राजवंशी भी बोलते हैं, राजवंशी भी बोलते हैं और राजबोंगशी भी बोलते हैं, तो इन्हीं के नाम है ये सारे। इसका मतलब होता है राज, रॉयलिटी को दर्शा रहा है, और जो बोंगशी है इसका मतलब है कम्युनिटी, तो रॉयल कम्युनिटी इसका लिटरल मीनिंग है। ओके जी, नेक्स्ट, इंडिजिनस पीपल है ये कहाँ के? तो साउथ एशिया, पहले ये साउथ एशिया में हुआ करते थे। इंडिया वाला आज की आप जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पढ़ते हैं ना, सॉरी साउथ एशिया, मतलब एशिया का साउथ वाला पार्ट, इंडिजिनस थे, इंडिया के ही पार्ट में थे। और प्रेजेंट डे पे आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो नेपाल के कुछ एरियाज में मिल जाएंगे, बंगाल के नॉर्थ वाले पार्ट में मिल जाएंगे, नॉर्थ बिहार में मिल जाएंगे, बांग्लादेश के नॉर्थ वाले पार्ट में मिल जाएंगे, और असम में लगभग सारी जगह पे स्कैटर्ड मिलते हैं। और कुछ एक पार्ट मेघालय और भूटान में भी मिल जाएंगे। तो मतलब ये नॉर्थ ईस्ट से लेके नेपाल तक का जो एरिया है यहाँ पे ये स्प्रेड कर रखे हैं। उसके अलावा ज्योग्राफिकल एरिया हमने देख लिया, फॉर मेनी सेंचुरीज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। और देखो, असम की तो बात कर ली जहां पे इनको ओबीसी इसका स्टेटस मिल रखा है, असम के अंदर ओबीसी। बंगाल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस इनको मिल रखा है, राजवंशी की बात हो रही है। और एसटी का स्टेटस इनको मेघालय के अंदर मिल रखा है। तो अभी डिमांड असम वालों ने करी है, याद रखना इस चीज को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कि कौन सा स्टेटस किसको मिल रखा है। तो बंगाल के अंदर एससी स्टेटस राजवंशी का ही, और एसटी स्टेटस कहाँ पे है? तो मेघालय। अब असम में भी चाहते हैं कि हमें किस स्टेटस में डाल दे? एसटी स्टेटस। बाकी लैंग्वेज क्या है? तो इन्हीं के नाम पे ही है, और इनका कंप्लीट ग्रामर है। तो मुझे ये बताओ, कल को ये पीवीटीजीस की डिमांड करें तो क्या इनको इंक्लूड किया जाएगा? कितने बोलते हैं नो, कितने बोलते हैं यस? बस, बाकी न्यूट्रल, नए स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करके नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है, लिटरेचर नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आप तभी बन सकते हो अगर आपका रिटन लिटरेचर नहीं है। और यहाँ तो लिखा है कंप्लीट ग्रामर है इनके पास, ठीक है, तो ये नहीं इंक्लूड हो सकते। बाकी लार्जली ये हिंदूज मिलेंगे आपको, अपने देतीज और रिचुअल्स कंडक्ट करते हैं, देवी देवता हैं ज्यादा। जो इनका बिलीफ है वो एनिमिज्म में है। एनिमिज्म हड़प्पन सिविलाइजेशन से आप पढ़ते आए हो, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें सारे आ जाएंगे, नेचर से रिलेटेड चीजें, फ्लोरा फौना। पत्थर से डर लग रहा है तो स्टोन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं एनिमिज्म में। और इसके अलावा अब जो आप देखोगे शिफ्ट आया है विद टाइम, ये इस्लाम भी इन्होंने धर्म को अडॉप्ट कर रखा है। लास्ट सेक्शन आपको मिल जाएगा जो इस्लामिक है। और मुस्लिम ऑफ नॉर्थ बंगाल देखने को मिलेंगे, ये वेस्ट असम में है, नदरन बांग्लादेश में है, तो सब जगह पे आपको मिलेंगे। इवन क्रिश्चियनिटी भी देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट भी, यानी कि बुद्धिज्म भी मिलेगा। तो वैरायटी ऑफ रिलीजन अब यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जो डोमिनेटिंग इस टाइम पे चल रहा है दैट इज इस्लाम। और प्राइमरी लाइवलीहुड देखोगे तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे ये डिपेंडेंट है, और एनिमिस्ट है। एनिमिज्म का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। तो सारे नेचर की वर्शिप ये करते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल, डन। ठीक है, आपका नाम क्या था? सोनिया? सोनिया, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन भी नो ही बोल रहे थे, ठीक है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसको माधव नेशनल पार्क कहते हैं। यहां पर इस नेशनल पार्क को 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लोकेशन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो पॉसिबल क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, अगर स्टेट को साइडलाइन कर दे थोड़ी देर के लिए, तो पूछेगा कि टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, और हो सकता है 3-4 वहां पे नाम भी मेंशन कर दे। तो याद रखना, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा,
पन्ना, संजय दुबरी, रतापनी और वीरांगना दुर्गावती, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको भी अप्रूवल 2023 में ही मिला था, आज से 2 साल पहले। और जो रिसेंट वाला ऐड हुआ है टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में, वो है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये ओवरऑल मैपिंग है, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है, जो माधव नेशनल पार्क है। और यहीं से विंध्यान हिल्स भी जाती हैं, और विंध्यान हिल्स के बिल्कुल साउथ पार्ट में ये लाई करता है। अब इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया था? तो 1958 में ये माधव नेशनल पार्क बना था। टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ? तो 2025 के अंदर। ये चीज भी ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है यहाँ पे, जैसे साख्या सागर है, माधव सागर है। जैसे ये पार्क है, इसके साउथ वाले पार्ट पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे, साख्या सागर एंड माधव सागर। फौना यानी कि एनिमल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। पाइथन यहाँ पे मिल जाएंगे, नील गाय है, चीतल है, बार्किंग डियर है, मार्श क्रोकोडाइल है, लैपर्ड, जैकल, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स कैसे कैसे मिलेंगे, तो एक याद रखना है, डोमिनेटिंग जो ट्री स्पीशी है वो है करधाई। करधाई जो है दैट इज डोमिनेटिंग ट्री स्पीशी ऑफ दिस माधव नेशनल पार्क, जिसे अभी 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। नंबर याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व का नंबर कौन सा है? तो 58 है। अब प्रोसेस क्या रहती है, टाइगर रिजर्व कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं? किसी भी नेशनल पार्क को आपने टाइगर रिजर्व बोलना है तो क्या क्राइटेरिया है उसका? तो सबसे पहले तो एनटीसीए को याद करो, जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। वो देखेगी कि कहाँ पे ज्यादा पग मार्क्स हैं, टाइगर्स ठीक ठाक नंबर में अवेलेबल हैं, तो उसको कंजर्व भी करके रखना पड़ेगा ना। तो एनटीसीए यहाँ पे सबसे पहले एडवाइस देती है। एडवाइस किसको देगी? तो स्टेट गवर्नमेंट को। पहला तो ये प्रोसीजर रहता है, पहले सिर्फ एडवाइस देगी, अभी अप्रूवल नहीं दिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट एनालाइज करेगी, कमेटी वगैरह बिठाती है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है कौन से एक्ट के अंदर एक सेक्शन मेंशन है जहां पे टाइगर रिजर्व्स का पूरा प्रोविजन दे रखा है। इसी प्रोविजन को ओपन करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका सेक्शन नंबर 38(5), इसके अंदर मेंशन कर रखा है पूरा का पूरा क्राइटेरिया कि कैसे किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में आपने डालना है। तो दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट इसको चेक करेगी, फिर से पर्चा भेज देगी एनटीसीए के पास। फिर एनटीसीए बोलेगा कि मेरी तरफ से तो जी अप्रूवल है। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी कि ये जो नेशनल पार्क है ये अब क्या है, टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में आ चुका है। तो ये प्रपोजल इस तरह से चलता है, पहले एनटीसीए ने एडवाइस दी सिर्फ, फिर स्टेट गवर्नमेंट WPA 1972 की बुक को ओपन करेगा और उसका सेक्शन 38(5) देखेगा, जो भी कंडीशन एंड क्राइटेरियाज रहेंगे। फिर अगर वो फुलफिल करता है तो एनटीसीए को दोबारा से पर्चा वापस भेजा जाएगा। एनटीसीए बोलेगा मेरी तरफ से तो यस है, क्योंकि एडवाइस तो इन्होंने दी थी, तो अप्रूवल आ जाता है। और फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए जाते हैं और जो टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर हो जाता है। दैट इज द होल मेथोडोलॉजी जो फॉलो करी जाती है। तो नोटिफाई किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने करा। फाइनल जो न्यूज़पेपर पे आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लिखा होता है वहां पे, एनटीसीए नहीं होगा। बाकी टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम स्टेट एग्जाम्स पैंथरा टाइग्रिस इसको बोलते हैं। इनकी हैबिट्स थोड़ी सी याद रखनी है। वैसे तो इनको अकेला रहना पसंद होता है, पर अगर मम्मी और सिबलिंग्स हो साथ में तो उनके साथ ये रहना प्रेफर कर लेते हैं ताकि सेफ्टी के कंसर्न्स रहें। उसके अलावा नॉक्टर्नल आपको मिलेंगे, रात को आपने छाया वगैरह देखी होगी इनकी, देखी है किसी ने? देखिए कभी? एक बार मेरी साइड से गया था पूरा ऐसे, बीच में ट्रक था और बस उसकी पूंछ और बड़ी बड़ी टांगे दिखाई दी थी। फिर बाद में पता लगा कि टाइगर आ चुका है एरिया के अंदर। तो जनरली ये नॉक्टर्नल आपको मिलेंगे, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। दिन में एक बहुत कम मिलते हैं, या वाटर बॉडी की साइड में मिलेंगे आपको। और मैंने उससे पिछले ही दिन, वो डैम्स नहीं बने होते एरियाज में छोटे छोटे, उसकी साइड में बैठा हुआ था। सारे बोले कुत्ता है, मैंने बोला नहीं ये टाइगर ही है पक्का। उस टाइम पे आइडिया नहीं था ना कि टाइगर आ सकता है, पर वो बाद में प्रूव हो चुका था कि वो टाइगर ही था। चलो जी, एम्बुश, छुप के अटैक करते हैं, एम्बुश प्रेडेटर्स। उसके अलावा जैसे बाकी की कैट्स होती हैं, आपने देखा होगा स्मेल के साथ डायरेक्शन अडॉप्ट कर लेती है। मूवीज में नहीं, मूवीज में तो टाइगर को भी दिखा देते हैं कि स्मेल से ही पता चल गया, स्वेट गिरा तो उससे ही पता चल गया कि यहाँ पे इंसान रुका हुआ है। ये जनरली अपनी साइट यानी कि देख के और साउंड का यूज करके अटैक करते हैं। इनको जो अटैकिंग पावर है विजन और दूसरा रहेगा साउंड। मतलब बाकी के कैट्स के साथ कंपेयर करा हुआ है, जो कि स्मेल से भी हंटिंग करती हैं, ज्यादातर स्मेल से ही करती हैं। यहाँ पे ये साइट और साउंड से करते हैं। बाकी ये गुड स्विमर्स होते हैं, स्विमिंग इनको अच्छी आती है, तो कोई भाग रहा है पानी में जंप लगा देता है, ये भी पीछे पीछे आ जाएगा। और ये देखा जाता है कि अपने प्रे को डुबाते भी हैं, ठीक है, और डुबा के फिर मार देते हैं और फिर गले से पकड़ के खा लेते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस देखोगे तो IUCN की कैटेगरी में इनको एंडेंजर्ड बोला हुआ है।
और अपेंडिक्स 1 साइट्स के, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अपेंडिक्स 1 में इनको प्रोटेक्शन दे रखी है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में देखोगे तो शेड्यूल 1, ये 3 शब्द आपने पढ़े, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पेपर में, किसी भी स्पीशी को लेके ये जरूर पूछा जाता है। IUCN एंडेंजर्ड, बाकी शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में। टोटल अपेंडिक्स कितने हैं साइट्स में? 3। शेड्यूल 6 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और जिसमें छठे वाला जो है उसमें प्लांट्स का मेंशन कर रखा है। चलो ओके जी, छोटा सा आर्टिकल, एक्सरसाइज खंजर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ये आपके स्टेट में भी पूछे जा रहे हैं, अब इवन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ था। खंजर में फर्स्ट ऑफ ऑल यही याद रखना है कि किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, तो ये है इंडिया और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री, और कौन कौन सी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज? ठीक है, बाकी इससे याद रख लेना, 2 कंट्रीज आपकी के से हैं, एक यू से 2 टी से, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो उसमें अभी हम बात कर रहे हैं खंजर एक्सरसाइज की, जिसका एडिशन नंबर 12th अभी हुआ है। इस साल का जो हुआ 2025 का, वो कल से ही शुरू हुआ है, 10th ऑफ मार्च, 23rd ऑफ मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी। क्यों करी जाती हैं एक्सरसाइजेस? क्या पर्पज होता है मिलिट्री एक्सरसाइज का? ये क्या था? हाँ बताओ कनव। अच्छा, हाँ, एक तरह से वॉर गेम्स होती हैं ये, दोनों मिलिट्री एक दूसरे को अपने टेक्टिक्स बताएंगे कि अगर ऐसा वॉर हो जाए कल को तो कैसे हम बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा दूसरी कंट्री की हेल्प ली, तो इसी वजह से जो कोऑपरेशन है उसको भी इंक्रीज करा जाता है इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के जरिए। और इस साल का याद रखना, जो वेन्यू है वो किर्गिस्तान में है, और कौन कौन सी फोर्सेज ने पार्टिसिपेशन करा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और किर्गिस्तान की किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड, इन्होंने करा हुआ है। मतलब ये स्पेशल फोर्सेज ही जाती हैं इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर। बाकी ये एनुअली होता है, यानी कि हर साल होता है, और 2011 से इसको शुरू किया गया था। चलो वो तो माइनस कर लिया करो आप, इस बार 12th एडिशन हुआ। इसमें एक जो खास चीज करी जाती है वो ये कि जिस भी कंट्री में ये एक्सरसाइज प्ले करी जाती है वहां का एक इंपॉर्टेंट कल्चरल कोऑर्डिनेशन भी करा जाता है। जैसे नौरोज इस बार सेलिब्रेट करा जाएगा इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान, जो किर्गिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो नौरोज। और कहाँ पे पढ़ा है आपने नौरोज? हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पर्शियन सेलिब्रेशन में पढ़ा होगा। कौन था वो? बलबन, यस, उसको बहुत शौक था, ऐसे पर्शियन जो स्टाइल थे उसको काफी अच्छे लगते थे। तो नौरोज याद रखना इसको। बाकी किर्गिस्तान में भी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन मानी जाती है, इस बार की मिलिट्री एक्सरसाइज में यही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक कल्चरल एक्सचेंज भी है। बाकी बात करते हैं ललित मोदी जी की। जी क्या लगा, ललित मोदी है ये, फाइनेंशियल घोटाले ठीक ठाक करे हुए हैं और घोटाले करके इंडिया से भाग जाते हैं। तो कहाँ भागे थे, कहाँ पे लिया था इन्होंने असाइलम? यस, यूके में लिया हुआ था। तो अभी आपने सुना होगा कि इंडिया का जो हाई कमीशन है उनको इन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मैं छोड़ रहा हूं इंडिया का भी पासपोर्ट और मैं जा रहा हूं कहाँ, वनुअट्टू। और वनुअट्टू ने मना कर दी, नहीं हम नहीं देंगे सिटीजनशिप। इससे पहले जो नीरव मोदी थे उनको भी सेम करा था, उन्होंने भी यहाँ पे ही अप्लाई करा था कि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप इजीली मिल जाएगी। जितने भी ये भगौड़े होते हैं वैसे आइलैंड्स में ही भागते हैं, वहां पे इजीली मिल जाती है सिटीजनशिप। पर इनको भी मना कर दी गई है, नीरव मोदी को भी मना कर दी गई थी पहले। तो याद रखना, अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लोकेशन है वनुअट्टू की। तो आपको साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर ये मिलेगा। यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, बस इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में चले जाओ इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बिल्कुल नॉर्थ में, या फिर पूछा जा सकता है फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। थोड़ा सा मैप अगर दिमाग में होगा तो इसको इजीली लोकेट कर लोगे। एंड अगर वनुअट्टू की शेप देखोगे ना आप, तो आपको ये वाई शेप मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे, पोर्ट विला। पोर्ट विला इज द कैपिटल ऑफ वनुअट्टू आइलैंड। अब बात करते हैं इस आइलैंड के बारे में। टोटल 83 आइलैंड्स है। तो ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स, वॉल्केनोस की वजह से बने थे आइलैंड। तो जब इतने सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स आपस में मिलते हैं तो उसको टर्म यूज करी जाती है आर्किपिलागो। तो ये भी आर्किपिलागो है। और 65 ऐसे हैं इनमें जो इनहेबिटेड हैं, जहां पे लोग रहते हैं। और डिस्टेंस देखोगे नॉर्थ टू साउथ तो लगभग 650 किलोमीटर तक का डिस्टेंस मिल जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में मिलेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बिल्कुल बीच में आपको दिख जाएगा। ये बताओ फिजी से कौन सी लाइन जाती है, कौन सा लैटिट्यूड जाता है? कितने बोलते हैं कैप्रिकॉन, कितने बोलते हैं कैंसर, कितने बोलते हैं इक्वेटर? चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था ना साइड में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाती है। ओके, एक मिनट। मान्य करी हुई है प्ली, पर ये सारे पॉलिटिकल सिनारी होते हैं, ठीक है, तो उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे अभी। चलो चलिए जी, नेक्स्ट देख लो। ज्योग्राफी देखोगे तो यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स भी मिल जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ कौन सी दो चीजें? पॉलिप्स एंड जूजेंथली। कलर किसकी वजह से आता है? जूजेंथली। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? क्या हुआ? डिम्मी होगी बिल्कुल आवाज। कितने कहते हैं पॉलिप्स करेंगे? कितने कहते हैं जूजेंथली करेगी? अरे एल्गी कौन है इसमें? जूजेंथली। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? एल्गी करेगी ना, तो जूजेंथली होगा उसका आंसर। तो कोरल रीफ्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, प्लेटो भी मिल जाते हैं। प्लेटो क्या होता है? ये अगर हिल है तो प्लेटो ऐसे बिल्कुल सीधा होगा बीच से, तो हाई हाइट पे भी मिल जाएंगे और बॉटम पे भी मिल जाते हैं। बाकी एक्टिव वॉल्केनोज का आइलैंड माना जाता है, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं यहाँ पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेसिबल भी है, दैट इज माउंट यासुर। माउंट यासुर यहाँ पे आपको मिल जाता है। दिस इज बिल्कुल टिप पे मिलेगा, सदर्न टिप ऑफ दिस वनुअटू आइलैंड। इसके अलावा कैपिटल इसकी हमने देख ली, पोर्ट विला, बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा। और ये कौन से आइलैंड पे है? तो इफाते आइलैंड। इफाते आइलैंड पे इनकी कैपिटल है। करेंसी देखोगे तो वाटू है, नाम से याद रह जाएगा। इंडिजिन 94% जो पॉपुलेशन है वो मेलेनेशियन है। वही मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया पढ़ते हो ना, माइक्रोनेशिया, तो ये मेलेनेशियन है, मेलेनेशिया वाली कैटेगरी में आते हैं। नेशनल लैंग्वेज देखोगे तो बिस्लामा है, और वैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस और भी हैं, जैसे बिस्लामा, इंग्लिश, फ्रेंच। अब यहाँ पे देखो दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। और अगली स्लाइड पे लिखा है कि ये इंडिपेंडेंट हुए थे 1980 में, 30th ऑफ जुलाई 1980 को ये इंडिपेंडेंट हुए थे। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से याद रख लेना, एक कोकोनट वॉर हुई थी यहाँ पे, कोकोनट वॉर। पहले जो टेरिटरी है इसको यूके और फ्रांस ने हथिया के रखा हुआ था, तो उनसे आजाद हुआ था वनुअटू आइलैंड। तो लैंग्वेजेस से याद रह जाएगा वो। एक चीज याद रख लो, कोकोनट वॉर बोलते हैं उसको। कोकोनट्स भी यहाँ पे काफी हैं, जैसे साइड में देखो, ये कावा करके एक हब होती है, वहां पे काढ़ा वगैरह बनता है, इसका एक्सपोर्ट भी ये बहुत करते हैं। और लोकली जो कोकोनट की ये पूरी बाउल बनाई होती है नेचुरल तरीके से, और इसी में पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कावा कहाँ का है? फ्लोरा, तो ये आ जाएगा आपके वनुअटू का। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे भी वही मिलेगा आपको। इकोनॉमी देखोगे तो एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज, बोट्स वगैरह, ये टूरिज्म के पर्पज से आती हैं, और कावा के एक्सपोर्ट से आती हैं। साइड में जो लीव्स दिख रही हैं जिससे काढ़ा बनता है, उसी से निकलती है। बाकी जैसे बाकी कंट्रीज में उतना इनकम टैक्स ले लिया आपसे, कैपिटल गेन टैक्सेस ले लिए, इनहेरिटेंस टैक्स ले लिया, वैसा यहाँ पे सिस्टम कोई नहीं है। इन्हीं चीजों के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना रहता है, इस वजह से एक्सपोर्ट से भी ये काफी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन इन सब चीजों का है। सिर्फ वैल्यू एडिड टैक्सेशन है यहाँ पे, बाकी टूरिज्म, एग्रीकल्चरल, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। और यहाँ पे क्यों सिटीजनशिप अट्रैक्ट होती है, स्पेशली जो भागे होते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के? बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं गोल्डन वीजास। पैसा दो सिटीजनशिप लो, वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। कितना पैसा होना चाहिए? पर पैसा भी थोड़ा बहुत थोड़ी है, 1,50,000 US डॉलर्स। इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तभी मिलेगी आपको उसके बदले सिटीजनशिप। तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज के लोग सोचते भी हैं कि यही आइलैंड चले जाते हैं, बिकॉज सिटीजनशिप पैसे के बदले मिल जाएगी। तो जितने भी वेल्दी लोग होते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, बाकी आप मत सोचो अभी के लिए, ठीक है कोई बिलियनियर, उससे भी ऊपर ट्रिलियनियर कोई भी नहीं है ना, तो बस अपने, हमारी कैटेगरी नहीं है यहाँ पे। बहुत जो एक्सट्रीम वेल्थ कंडीशन वाले हैं वो उन सब की है ये, मैं भी उसी में इंक्लूडेड हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो कि हमें कैसे बोल दिया? बन जाओगे, अभी नहीं हो, बन जाओगे, पर अगर गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तब नहीं बनोगे। अगर बन गए तो तुमने करप्शन करी, ठीक है, वहां से पता लगेगा वो। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे देखो 56 कंट्रीज, इनका जो पासपोर्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर आपके पास वो है तो आप 56 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, इसी वजह से ये हाईली अट्रैक्टिव स्कीम भी रहती है। चलो जी,
चिकन पॉक्स आप सभी ने सुन रखा है, पर जब दूसरी बार चिकन पॉक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं शिंगल्स। शिंगल्स को ही हर्पीज जोस्टर भी बोलते हैं, बिकॉज दोनों का वायरस सेम ही है, चिकन पॉक्स वायरस। नाम किसी को पता है? वेरिसेला जोस्टर, ये लिखा हुआ है। तो एक ग्लोबल सर्वे हुआ जिसमें इंडियन पार्टिसिपेंट थे टोटल 56.6%। उनसे पूछा गया कि भैया आपको शिंगल्स के बारे में पता है, हर्पीज जोस्टर पता है? वो बोले नहीं हमें नहीं पता। कुछ ने बोला हाँ हाँ सुना तो था। तो वही वाली सिचुएशन हुई, और इसकी कैटेगरी में जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर या 50 साल की होती है वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं दोबारा चिकन पॉक्स अटेन करने के लिए। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पहले आपको चिकन पॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक सिम्टम्स से सारे अवेयर है। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? फीवर आता है, सबसे डेंजरस होते हैं वो ब्लिस्टर जो बनते हैं, ठीक है, जिन पे खारिश भी लगी रहती है, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन। बाकी उनको पता है, उनको फीलिंग भी आ गई होगी कि क्या हुआ था। तो वायरस आपने ध्यान में रखना है, वो है वेरिसेला जोस्टर। स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि जो चिकन पॉक्स होती है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, क्या है, या फिर नाम ही दे देगा कि वेरिसेला जोस्टर जो होता है इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। पर जो आपका एग्जाम रहेगा यूपीएससी का, वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे देगा, वहां पे लिख देगा कि चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होते हैं। जनरली जनता को यही पता होता है कि एक ही बार होते हैं, पर नहीं, ये दूसरी बार हो सकते हैं। हुआ क्या, जब पहली बार ये वेरिसेला जोस्टर बॉडी के अंदर गया तो चिकन पॉक्स हुए, वो रैशेज आ गए, ब्लिस्टर्स बन गए बड़े बड़े, आपने कुछ फाड़े, कईयों के स्कार्स रह गए, पर जो अनटच थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। मुझे भी है यहाँ पे एक, मैं इसको काफी निकाल रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि ये हो, पर वो हो रहे थे, तो मैं निकाल रही थी कि क्या पता रुक जाए। पर वो वाटर जो होता है फिर जैसे जैसे लगता चलता है ये और ज्यादा स्पीड से स्प्रेड करते हैं। अब क्या हुआ, एक दो हफ्ते के बाद आप देखते हो कि जो ब्लिस्टर हैं सारे रिमूव हो गए, और थोड़े दिनों के अंदर जो स्कार्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, नहीं रहते। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिन्होंने ज्यादा ही खारिश कर ली होती है उनके ही बचते हैं, बाकी सबके रिमूव हो जाते हैं। पर जो वेरिसेला जोस्टर था वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है। बॉडी के अंदर हमारे होते हैं न्यूरॉन गैंग्लियाज, मतलब क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन नहीं सुनना तो नर्व्स याद रख लेना। जो क्लस्टर्स होते हैं वहां पे ये बैठ जाता है, पर डॉर्मेंट स्टेज में। डॉर्मेंट मतलब मेरा टाइम आएगा, कब आएगा नहीं आएगा वो श्योरिटी नहीं होती। तो ये क्या करेगा, ये बैठ जाएगा यहाँ पे डॉर्मेंट स्टेज में। अब क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगेगी इम्यूनिटी लो चलेगी। अब ये वेरिसेला जोस्टर देखेगा अगर ज्यादा ही इम्यून सिस्टम के हिसाब से वीक हो जाता है पर्सन, ये दोबारा से एक्टिव कर जाएगा जब 50 साल या इससे ज्यादा की उम्र हो रखी होती है। उस टाइम पे दोबारा से जब चिकन पॉक्स होते हैं तो उस कंडीशन को बोल देते हैं शिंगल्स या फिर हर्पीज जोस्टर। तो वो कंडीशन होती है आपकी हर्पीज जोस्टर या फिर शिंगल्स। तो चिकन पॉक्स क्या एक ही बार होते हैं जिंदगी में? नो, दूसरी बार होने के भी चांसेस रहते हैं, उम्र के साथ होते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है तो तब जाके होते हैं। समझ आ गया पूरा इसका? अब देख लो बाकी सिम्टम्स अगर देखोगे तो जनरली पेट वाले एरिया से शुरू होता है या तो बैक वाले एरिया से। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्लस्टर्स कहाँ पे होते हैं न्यूरॉन्स के, इन्हीं पोर्शन पे होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है। उतना ज्यादा कॉन्टेजियस तो नहीं होता शिंगल जिनको दूसरी बार चिकन पॉक्स हुए हैं, पर उसके सामने अगर कोई हेल्दी पर्सन है, दो पर्सन कंसीडर कर लेते हैं, एक ये है और एक के बी है, इसको शिंगल हुए, और ये वाला जो पर्सन है इसको इवन चिकन पॉक्स भी नहीं हुए थे आज तक। अब क्या हुआ, इसको शिंगल हुए, वायरस गया इस पर्सन को। अब ये तो हेल्दी था, इसको तो चिकन पॉक्स भी नहीं हुए थे, तो इसको जो अब होगा वो चिकन पॉक्स होंगे पहले, क्योंकि पहले वाली जो स्टेज होती है उसको चिकन पॉक्स ही बोलते हैं, दूसरे वाली जो होती है उसको बोलते हैं शिंगल्स। तो शिंगल वाले से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ये वायरस अगर जाता है तो उसको चिकन पॉक्स हो सकता नहीं, पूरी श्योरिटी होती है हो जाता है, बहुत स्पीड से ये चलता है। बाकी वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। वेरिसेला वैक्सीन आती है चिकन पॉक्स के लिए, तो जिन्होंने लगवाई होती है काफी प्रोटेक्टिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, उनको चिकन पॉक्स नहीं भी हुए हैं। जैसे संतोष सर बता रहे थे उन्होंने लगवाई थी ये वेरिसेला वैक्सीन, तो उनको आज तक चिकन पॉक्स नहीं हुए, तो प्रोटेक्टिव है नेचर में। पर जिनको चिकन पॉक्स हो गए हैं, शिंगल से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए शिंग्रिक्स करके है, शिंग्रिक्स, शिंग्रिक्स वैक्सीन, तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, पर प्रॉपर क्योर इसका अवेलेबल नहीं है। तो याद करो वो चिकन पॉक्स वाला टाइम पीरियड, आपको लोशंस वगैरह दिए होंगे डॉक्टर ने कि जब खारिश लगेगी तो इसको लगवा लेना, चिल्ला रहे होते थे रात रात को कि लगा दो कोई इस क्रीम को। तो क्योर पूरा इसका नहीं है अवेलेबल, वैक्सीन आर अवेलेबल, ठीक है। और वैक्सीन से श्योरिटी थोड़ी होती कि आप बच ही जाओगे उस डिजीज से। जैसे रैबिस की भी वैक्सीन है, पर उसमें भी डेथ के केसेस देखे गए हैं, दोबारा से रैबिस हो सकता है वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, ठीक है जी। तो ये शिंगल कॉन्टेजियस है, तो इतने ज्यादा कॉन्टेजियस नहीं है, पर जो हेल्दी पर्सन जिसको वो स्प्रेड करेगा
उसके लिए कॉन्टेजियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग बोला जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होता। चिकन पॉक्स से भी डेथ आपने नहीं देखी होगी, एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है, काफी पेनफुल प्रोसीजर रहता है थ्रू आउट, पर डेथ वगैरह के केसेस बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में आपने सुना होगा। एक जो वर्ड याद रखना है यहाँ पे, दैट इज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोजलिया। न्यूरोजलिया, इसमें बर्निंग पेन होती है स्किन और नर्व्स पे। शिंगल्स में एक चीज देखी गई है कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं, स्कार्स भी चले जाते हैं, पर उसके बाद भी पेन थोड़ी थोड़ी होती रहती है बॉडी के अंदर। तो वो उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज इम्यूनिटी लॉस हो चुकी होती है उस पर्सन के अंदर। वैक्सीन के बारे में मैंने बता दिया, कोई क्योर है नहीं इसका। एंटीवायरल मेडिकेशंस सेवेरिटी को रिड्यूस कर सकती है, आपको थोड़ा रिलीफ दे सकती है, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो शिंगल्स याद रखिएगा। नाउ जाइंट गोलियाथ बिटल, चलेंगे अफ्रीकन यूनियन और उसके भी वेस्ट अफ्रीका वाले पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, वेस्ट अफ्रीकन साइड की। तो यहाँ पे एक बिटल हुआ करता था, गोलियाथ बिटल। यहाँ पे काफी सारी कोकोआ इंडस्ट्रीज भी हैं, तो ये बिटल्स वगैरह पैक्ट कर देते थे, तो उनको बिटल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बाहर निकालते हैं और जो कंट्रीज खाती हैं उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो गोलियाथ वाला है ये गायब हो चुका है एक्सपोर्ट कर करके। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंसेक्ट जिसको माना जाता है, अप टू 110 mm लॉन्ग ये है, लेंथ काफी ज्यादा है। 5 स्पीशीज इसकी एग्जिस्ट करती हैं। मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो इसके ये जो हॉर्न्स लगे होते हैं ये मेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, मैस्कुलिनिटी को दिखाते हैं, फिर फीमेल को जब इंप्रेस करना होता है तो इन्हीं से ही अपना तांडव करते हैं, तो वो वाली सिचुएशन होती है यहाँ पे। और उसके अलावा वाई शेप के हॉर्न्स हैं, फीमेल्स के पास ये हॉर्न्स अवेलेबल नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के लिए। और ये फ्लाई भी कर सकते हैं, बाकी ये नॉक्टर्नल हैं, रात के टाइम पे एक्टिव मिलेंगे आपको। किस चीज के ऊपर फीड करते हैं, तो ट्री सैप, जो प्लांट के सेल्स होते हैं, जैसे मेल मच्छरों के बारे में सुना होगा आपने, ट्री सैप्स पे ही फीड करते हैं, उसी तरह से ये बीटल्स भी कहाँ पे करते हैं, तो ट्री सैप्स के ऊपर करते हैं। और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वाले एरिया में आपको जहां पे भी रेन फॉरेस्ट मिलेगा, जहां पे ये कोकोआ इंडस्ट्रीज भी मिल जाती हैं, उसी रीजन में। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आगे सिग्निफिकेंस क्या है, डिकम्पोजर भी है साथ में। अगर कोई फ्लैश पड़ा हुआ है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है, तो उसको ये साफ कर देते हैं, तो डिकम्पोजर भी है। न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं और जो गंदगी थी उसको साफ करते हैं, तो स्क्वेंजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। बाकी अगर ये ज्यादा अवेलेबल है किसी भी फॉरेस्ट के अंदर, तो उस फॉरेस्ट का पता चलता है कि हेल्थ अच्छा है, मतलब उस कंडीशन अच्छी है, तो ध्यान रखना। जैसे कोरल रीफ उसी ओशन या उसी वाटर बॉडी में आपको मिलते हैं जहां पे कंडीशन अच्छी होगी। फिर आप पढ़ते हो कि लीचिंग हो रही है, यानी कि व्हाइट कलर के हुए जा रहे हैं, कलरफुल से व्हाइट कलर टर्न हुआ है, क्यों? बिकॉज जो कंडीशन है वाटर की वो अच्छी नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, तो रीजन बिहाइंड। छोटा सा आर्टिकल था, ध्यान रखना इसको। बाकी अब बात करते हैं दोबारा असम की। असम का एक और आर्टिकल आया था आज, 2 लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत सिटीजनशिप दी गई है, पर मैं उसको जान के नहीं ऐड करा, क्योंकि जिनकी पॉलिटी हो रखी है वो सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ लेना एक बार, जो 1955 में आई थी। कब कब अमेंडमेंट्स हुई, कितनी अमेंडमेंट्स हुए हैं टोटल? 5 हुए ना, 2019 का अगर इंक्लूड कर लें सारा, तो एक बार उनको रीड कर लेना। कौन सा आर्टिकल है सिटीजनशिप का जिसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है? 11। पार्लियामेंट के देखना 4-3, ये तो ज्यादा ही हो गया, 4-3। 11 है, 11। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनानी है तो पार्लियामेंट बनाएगी, और पार्लियामेंट में भी मेन प्रोविजन किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो 2 लोगों को दी गई है, इस वजह से ये न्यूज में था। अभी जो हम देख रहे हैं वो ऑटोनोमस काउंसिल्स के बारे में देख रहे हैं। याद करो, एक दिन हमने पढ़ा था शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में क्या आता है? अदर शेड्यूल एरियाज, बस उसी से एसोसिएटेड है। अदर शेड्यूल एरिया में आपको मिलती है टोटल 4 स्टेट्स। 4, ये 5 किसने बोली? एक है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब होता क्या है, जितने भी ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको होता है कि हमारे कल्चर को कोई प्रमोट करता रहे, तो वो अपनी काउंसिल्स बना लेते हैं। आपने सुना होगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहाँ पे हैं? इन 4 स्टेट्स के अंदर, पर मणिपुर में भी हैं 6। तो वो ट्राइबल वाली हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो, ये याद रखना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है वो इन्हीं 4 स्टेट्स के अंदर है, जो आपके शेड्यूल नंबर 6 और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 244 में मेंशन्ड है। ठीक है जी, पता था ये? मणिपुर के अंदर भी हैं 6 काउंसिल्स, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब अगर वो कुछ बोलेंगे भी ना
कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, तो सेंटर नहीं सुनेगा उनकी। पर ये तो 4 स्टेट्स हैं, ये आपके शेड्यूल नंबर 6 के अंदर इंक्लूडेड है एज पर आर्टिकल 244, जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जिनके पास ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रोविजंस हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर लिखा हुआ है तो सेंटर को सुनना पड़ेगा। पर जो मणिपुर की हैं 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ऑटोनमस ही है नेचर में, ट्राइबल ग्रुप्स ने उनको बना के रखा है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बाद में जो यूनियन बनते हैं ये इन्हीं ऑटोनमस, ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह बनी होती है इन्हीं से निकल के आते हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ 4 में ही है। तो कभी क्वेश्चन आए भी कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें मणिपुर दिखे, वो आंसर गलत ही रहेगा, क्योंकि उसमें 4 ही स्टेट्स हैं। अब आ जाओ यहाँ पे एक बिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे असम असेंबली ने क्या किया, एक बिल पास किया है जिसके तहत गवर्नर कंट्रोल कर सकता है अगर इलेक्शन एक्सटेंड करते हैं, काफी टाइम तक इलेक्शन डिले कर रहे हैं एक स्टेट के, अगर तो असम के रिस्पेक्ट में है, सिर्फ असम की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नर कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है पार्टीज के अंदर, इलेक्शन डिले हुए जा रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने बिल पास कर दिया कि गवर्नर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नर वही होते हैं जो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ये क्यों करा इन्होंने बिल पास, रीजन बिहाइंड, मणिपुर की वजह से एसटी स्टेटस को ही लेके डिमांड थी, असम के अंदर भी सेम डिमांड्स। एक एग्जांपल आज आपने देखा, कौन सी ट्राइबल थी, राजवंशीज, ठीक है, तो उनकी भी डिमांड थी। ऐसी सिचुएशन आए तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी है ये चीज। और प्रेसिडेंट रूल कौन सी स्टेट पे लगा था नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, ठीक है। तो इसी ये मतलब एक तरह से लेसन इन्होंने अटेन करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे काफी सारे कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स आपको मिल जाएंगी, जैसे मिशिंग, थेंगल, कचारी, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। दियोरी है, सोनोवल कचरी है, रबा हसोंग है, तीवा, ये सारे भी आपस में लड़ते रहते हैं। और जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो क्या नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, इंटरनल एग्रेशन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। कितने कहते हैं यस, कितने कहते हैं नो, नहीं लग सकती। इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे काफी ज्यादा मिसयूज हुआ था इंटरनल एग्रेशन के नाम पे, और नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। तभी तो आप पढ़ते हो कि नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 ही बार लगी है। 1962 जब चाइना ने अटैक करा था, दूसरी 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, और 1975 75 या 76 जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी कि इंटरनली प्रॉब्लम हो रखी है। तो तब तो फिर आजकल इतने सारे इंटरनल एग्रेशंस होती रहती हैं, तब तो हर टाइम ही नेशनल इमरजेंसी लगी रहती, तो वो चीज जो थी वो रिमूव कर दी गई थी। तो अब इंटरनल एग्रेशन इज नॉट द रीजन फॉर नेशनल इमरजेंसी, पर कौन सा रहेगा, एक्सटर्नल वाला, आर्म रिबेलियन। यस, आर्म रिबेलियन तो आई गई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो आगे देखो इसको, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनमस काउंसिल, यहाँ पे मणिपुर का भी मेंशन कर रखा है। क्यों बनाई जाती है ये काउंसिल, ताकि जो पर्टिकुलर ट्राइब सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशन, जॉब, इनके रिस्पेक्ट में पीछे रह गई है, तो ये काउंसिल्स उनको प्रमोट करती हैं कि आपके भी हक है, तो राइट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे अवेयर करा जाता है। अब असम के अंदर अगर देखोगे तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अराउंड 34 सब्जेक्ट्स के ऊपर है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज आ गई, महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज, यस, ठीक है, लैंड आ गया, एजुकेशन आ गया, इन सभी के प्रोविजन जो हैं वो असम के अंडर आते हैं, जो बाकी स्टेट्स में आप देखोगे सेंटर के अंडर है। बाकी यहाँ पे जो 6 शेड्यूल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाला बताया है, मणिपुर का मैंने आपको केस बता दिया। तो कल को अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये कौन से शेड्यूल के तहत है, तो 6 आ जाएगा, आर्टिकल है 244, और क्या इसमें मणिपुर इंक्लूडेड है, नो है, तो ये याद रखोगे आप। चलो जी नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप सुनते हो बोडोलैंड की डिमांड होती रहती है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी है, दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग, ये सारी ऑटोनमस काउंसिल्स बना रखी है इन्होंने इंटरनली, जिनके अंदर पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, जैसे 30 मेंबर्स हैं, जिनमें से 4 तो नॉमिनेटेड हैं और बाकियों को इलेक्ट करा गया है, वोटिंग के माध्यम से लाया गया है। और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल देखोगे इसमें 46 मेंबर्स आपको टोटल मिल जाएंगे। टर्म कितना रहता है हर एक मेंबर का, तो 5 साल का रहता है। पावर्स क्या है, तो वही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, जो 3 पिलर्स आप पढ़ते हो, बाकी फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। और क्या कर सकते हैं, गवर्नर की क्या क्या पावर रहेगी, तो मान लो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, अब कई बार ऐसे थोड़ी होता, ट्राइब एक ही स्टेट के अंदर रहती है, दूसरी स्टेट में भी जा सकती है ना, तो उस केस में जहां पे मेजोरिटी होगी गवर्नर उसको ऑटोनमस डिक्लेयर कर सकता है, मतलब उस एरिया में सिर्फ एक ही ट्राइब रहेगी जहां पे मैक्सिमम नंबर होंगे उसके। मान लो 2 ट्राइब्स हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक तरफ मिशिंग है,
जस्ट एग्जाम्पल है, इमेजिनरी है, एक तरफ मिशिंग है, एक तरफ बोडो है। असम और मेघालय दोनों ही एरियाज में है। अब जहां पे भी मिशिंग का 90% पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, गवर्नर उसको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोला है, स्टेट नहीं बोला है। स्टेट होगा तब तो फिर आपका आर्टिकल नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बोली गई हैं। और अभी तक अगर टोटल ऐसी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स देखोगे तो 10 हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स कौन सी हैं यहाँ पे, जो शेड्यूल नंबर 6 के अंदर है, उनकी बात हुई है ये। चलो जी, बाकी तेजस वाला छोटा सा आर्टिकल है, इंडिजीनस था ये। और HAL को एक प्राइवेट कंपनी है, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो फ्यूजलेज वाला बॉडी वाला पार्ट है, ये HAL को असाइन कर दिया गया है। अब आप जो अभी एडवांसमेंट इसमें करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेन तो यही पार्ट होती है ना बॉडी, जहां पे जितना भी एमिनेशन है, ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो ये तो रिक्वायर्ड होता है। तो HAL को ये असाइन कर दिया गया है। बाकी ये तेजस की पिक्चर है साइड में, जिन्होंने नहीं देखी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। बाकी 40 इंप्रूवमेंट इसमें लगभग कर दी गई हैं, ताकि एडवांसमेंट और ज्यादा इंक्रीज कर सके। सबसे ज्यादा जो है वो आपने याद रखना है, ऐसा AESA, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये रेडार सिस्टम है। और ये इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि इजराइल का है एक ELM-2052 AESA रेडार, उससे हमने इंस्पायर होके अपना बनाया है, इंडिजीनस बनाया है उत्तम ऐसा रेडार, जो कि तेजस के अंदर लगाया हुआ है, ताकि प्रॉपर यहाँ पे ज्योग्राफी को लर्न करा जा सके, टारगेट को इजीली हिट किया जा सके। और एक और है, दैट इज एयरक्राफ्ट का ही फीचर, डिजिटल फ्लाई बाय फायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? पूरा वर्ड पे जाओ, टेक्नोलॉजी समझ आएगी। बताओ, बस लास्ट ही आर्टिकल है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। एक तो डिजिटल है, इंटरनेट आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चल रही है वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगी। फ्लाई बाय वायर, फ्लाई बाय वायर, यस, वेरी गुड। और कंट्रोल कंप्यूटर, ये सिस्टम कहां पे होगा? एयरक्राफ्ट में भी होते हैं, और नीचे जो लोकेशंस होती हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं, ग्राउंड लेवल की ड्यूटी होती है, वहां पे भी असाइंड होगा। ठीक है, तो ये दिस इज द टेक्नोलॉजी ओनली। एंड वारफेयर सूट्स इसमें अवेलेबल हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन जामर, जामर का क्या रोल रहता है? सिग्नल्स को जैम कर दिया जाता है इसके तहत, तो वो भी इसमें लगा हुआ है। और बेटर सर्विलियंस की इसमें कैपेबिलिटीज है। आपने जो अभी ओवरऑल याद रखना है वो AESA को याद रखना है। इसराइल से इंस्पायर होकर हमने बनाया है उत्तम AESA। बाकी इसमें बहुत सारी मिसाइल्स लगी हुई हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल्स भी हैं, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी लग रखी हैं। सरफेस टू एयर लग सकती है इसमें? नहीं लगेगी ना, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट से हवा से ही नीचे की तरफ टारगेट हिट होगा। चलो, एक ने हाँ कर दी इधर। ठीक है जी, ओके। शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसमें लग रखी हैं। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। इतने ही आर्टिकल्स थे। आपने जो होमवर्क करना है वो है सिटीजनशिप